Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our financial management series. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. Let us get started with the video. So today we'll be talking about the cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल वो पैसा होता है जो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हमारे पास पूरी कैपिटल अवेलेबल हो कि 50 लाख 1 करोड़ जितने भी हमें रुपए चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास हो। ऐसे तो बिज़नेस नहीं चलते कि अपने पास पूरी कैपिटल है। तो हमें कैपिटल रेज़ करनी पड़ती है। कैपिटल कहाँ से रेज़ करते हैं वो पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल से। सो वी हैव 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, आपने शेयर सुना होगा कि हमने शेयर इशू कर दिया, ठीक है। शेयर इशू करने के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए एंड सेकेंडली कि मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास होता है डेट का। डेट मतलब उधार लेना। उधार किससे लेते हैं, या तो बैंक से लेते हैं जिसको हम बैंक लोन बोलते हैं, या तो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स इशू करना या बैंक लोन करना, जिस पे भी आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट वो लोन की टाइप का होता है, उसको हम डेट बोल देते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, वो अर्निंग्स जो मेरी पिछले साल की P&L में हुई होंगी या मेरे पास रिजर्व्स में पैसे रखे हुए होंगे और अब मैं उसको बिजनेस में रिटेन कर ले रही हूँ, ठीक है। मैंने उस पैसे से डिविडेंड नहीं दिया और मैं उस पैसे को क्या कर रही हूँ, रिटेन कर ले रही हूँ आगे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, कौन कौन से, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट एंड रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। अब देखो, हम कभी भी शॉप पे जाते हैं कुछ भी खरीदने, तो पैसे दे के खरीदते हैं ना। अगर आपने एक 5 रुपीज़ की पेन खरीदी है तो आप क्या बोलोगे कि आपके पेन की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये। तो ऐसे ही मान लो हम कैपिटल खरीदने जा रहे हैं। आप एक बैंक में गए और आपने बैंक से कहा कि मुझे ना लोन चाहिए 50 लाख रुपीज़ का, ठीक है। आपको 50 लाख का लोन चाहिए, तो ठीक है, बैंक ने आपको 50 लाख का लोन दे भी दिया। तो जब आप ये पैसे वापस करेंगे तो क्या आप 50 लाख रुपए ही वापस करेंगे? नहीं, आपको बढ़ा के पैसे देने पड़ेंगे ना, इंटरेस्ट का भी। तो मान लो आपने 50 लाख की जगह 52 लाख रिटर्न किए। तो कहने का क्या मतलब है, 50 लाख रुपए रेज करने के लिए आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। तो इस 50 लाख की कॉस्ट कितनी हुई, 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल रेज करने में जो भी खर्चा आता है उसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, हम इसी की कॉस्ट निकालनी होती है। हम इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं KE। के फॉर कॉस्ट है आपका। अब हमें पता है कि कॉस्ट C से होता है, बट वो लैटिन वर्ड से लेते हैं ना, इसलिए वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और दूसरा होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। रिटेन अर्निंग्स का क्या सीन है ना, कि उसको हम ऑलमोस्ट इक्विटी शेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का पैसा है, हम उसको ओनर्स फंड ही मानते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अब अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स या डेट की बात करूँ तो उसमें भी हमारे पास ना 2 टाइप्स होते हैं। वैसे एक्चुअल में तो एक ही टाइप होता है, बट हम जब बुक्स में पढ़ते हैं या हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें दोनों टाइप पढ़ने होते हैं। कौन से 2 टाइप्स हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो डेट होती है ना, या तो वो रीडीमेबल डेट होगी या तो इररिडीमेबल डेट होगी, जिसको हम परपेचुअल डेट भी बोलते हैं। रीडीमेबल डेट का मतलब क्या, कि आपने डिबेंचर्स इशू किए। मान लो आपने डिबेंचर्स इशू किए और डिबेंचर्स से 5 लाख रुपीज़ रेज किए। अब आप, और ये थे ना 10% डिबेंचर्स थे, मतलब आप 5 लाख पे 10% दे रहे हो। हर साल आप डिबेंचर्स पे 10% दे रहे हो इंटरेस्ट, ठीक है। बट आप ना ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको कभी भी रीपे नहीं करोगे। इस प्रिंसिपल अमाउंट को आप कभी भी रीपे नहीं करोगे, मतलब आप डिबेंचर्स को रिडीम ही नहीं करोगे, रिडेम्पशन करोगे ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल डेट या फिर परपेचुअल डेट, ठीक है। और यही अगर मैंने बोल दिया कि मैंने एक फिक्स्ड टाइम दे दिया कि मैंने 10% 5 लाख डिबेंचर्स इशू किए हैं 5 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए,
तो इसको क्या बोलेंगे, रीडेमेबल डेट, कि मैं हर साल इंटरेस्ट तो दे रही हूँ बट आफ्टर इतने ईयर्स मैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दूँगी, मतलब रिडीम कर दूँगी, रिडेम्पशन कर दूँगी। ठीक है, तो डिबेंचर्स आपके दो तरह के हो सकते हैं, रीडेमेबल और इररिडेमेबल। ठीक है, इररिडेमेबल को ही हम परपेचुअल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो। अच्छा, अब एक चीज़ तो हमें यहीं से क्लियर हो गई, अगर मेरे क्वेश्चन में ईयर्स मेंशन है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ये डिवेंचर्स रीडेमेबल हैं या इररिडेमेबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो लिखा है कि 5 साल के टाइम के लिए हैं ये डिवेंचर्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लियर हो गया ना कि वो रीडेमेबल डिवेंचर्स ही हैं। और अगर टाइम पीरियड का कोई जिक्र नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, मतलब वो कौन से डिवेंचर्स हैं, इररिडेमेबल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सेम यही चीज़ होती है प्रेफरेंस शेयर्स में भी। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, रीडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम परपेचुअल भी बोलते हैं, और सेम वही स्टोरी होती है कि इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट आपका रीपे कर देते हैं आफ्टर सर्टेन ईयर्स, और इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट नहीं होता है। ठीक है, हमें ये टाइप्स क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला सबके सेपरेटली पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में ना हम सिर्फ सबके फॉर्मूले देखेंगे कि फॉर्मूले क्या हैं, क्यों हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं, रीडेमेबल के भी, परपेचुअल के भी, प्रेफरेंस शेयर्स के, इक्विटी के और डेट के। ठीक है, और उसके बाद दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जिसको आज हम थ्योरेटिकल देखेंगे और कल उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट से स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट से। तो इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि डेट पे हमारा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है तो हमें वो देना होता है, एंड इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज टैक्स डिडक्टेबल। जब हम लेवरेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उसको देख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, बट ये सारी वीडियोस ना सिर्फ मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना रही हूँ, ये BBA BCom MBA MCom वाले, तो फिर आप सारे लेक्चर्स देख लोगे ना तो आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी क्लैरिटी बनी रहेगी। तो हमने उसमें ये देखा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जो EBIT आता है, उसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, और उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड्स को फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज़ व्हाट, टैक्स डिडक्टेबल। तो हम इस पे क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, एंड अपॉन इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस मतलब कि जितने पे आपने डेट इशू की थी या डिबेंचर्स इशू किए थे। फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखो फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है कि अगर आपका कोई और भी खर्चा हुआ तो वो आपकी इनकम तो हुई नहीं। अगर आप कुछ और खर्चा कर रहे हो, जैसे मान लो डिबेंचर्स आपने इशू किए थे 100 रुपये पे, ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन आपने प्रीमियम पे कर दिया, 105 रुपये पे रिडेम्पशन कर दिया। ठीक है, तो ये 5 रुपये क्या है, 5 रुपये आपके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई ना, या कोई और अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज टाइप की चीज़ होती है, वो सब आपका फ्लोटेशन कॉस्ट में आती है। तो अब इस कॉस्ट से क्या हो रही है, आपकी इनकम तो कम हो जा रही है ना, तो इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है इसका, परपेचुअल डेट का फॉर्मूला। देखो एक और चीज़ ध्यान दो, परपेचुअल डेट का है मतलब इररिडीमेबल डेट का है, इसीलिए इसमें टाइम पीरियड की बात कहीं भी नहीं की गई है। क्या फॉर्मूला है इसका, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, नोट में देखिए लिखा हुआ है, इफ़ इशू प्राइस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया होता है तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या यूज़ कर लेते हैं, करेंट मार्केट प्राइस। इतनी बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं रीडीमेबल डेट पे। ठीक है, रीडीमेबल डेट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ रीडीमेबल डेट का फॉर्मूला देखिए, स्टार्टिंग में तो सही वही है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। अब देखो प्लस रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस। ये क्यों किया है, क्योंकि अगर मैंने रिडीम 105 पे किया था और इशू 100 पे किया था तो 5 रुपये की मेरी कॉस्ट है ना, मुझे वो भी दिखानी है। ठीक है, तो रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय n। ये n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के लिए हमने ये डिबेंचर्स रखे थे उतने साल को यहाँ पे लिख देंगे कि 5 साल हैं तो 5, 10 ईयर्स है तो 10। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन रिडेम्पशन प्राइस प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2
इंटू 100। ये आपका इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई नो अभी थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, बट एक दो बार देखोगे बहुत ईजिली याद हो जाएगा। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय n, और अपॉन में रिडेम्पशन प्राइस प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू 100, ठीक है। ये याद रखना कि आपका सिंपल वाला फॉर्मूला होता है परपेचुअल डेट का। क्यों? क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है, रिडेम्पशन प्राइस दिखाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? जब हमने डिबेंचर्स रिडीम ही नहीं किए तो रिडेम्पशन प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि हम डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं इसीलिए हमने रिडेम्पशन प्राइस रखा हुआ है। रिडेम्पशन प्राइस क्या होता है सबको पता है ना। इशू प्राइस मतलब जितने पे आपने डिबेंचर्स इशू किए, कि आपने जब कंपनी में कहा था ना पैसे लगाओ, मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, तो सामने वाले ने आपको 100 रुपये दिए थे, ये फेस वैल्यू थी, इतने पे ही आपने इशू कर दिया। लेकिन जब आपने वापस किया तो आपने 105 रुपये वापस किया। इसको क्या बोलते हैं कि आपने रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया, ठीक है। तो वो आपकी रिडेम्पशन प्राइस हो जाती है। अब देखो नोट में क्या लिखा है, इफ़ रिडेम्पशन प्राइस इज़ नॉट गिवन इट इज़ इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर रिडेम्पशन प्राइस नहीं दी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम जाहिर सी बात है ये अज्यूम कर लेंगे कि जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, मान लो 100 रुपये है तो 100 रुपये, 50 रुपये है तो 50 रुपये, जितनी भी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है हम मान लेंगे कि उतने ही प्राइस पे हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, ठीक। और अगर इशू प्राइस में क्या लिखा है, नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, सेम नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट का कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे आते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, हम अभी जब पढ़ रहे थे ना कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट, जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी हम परपेचुअल वाली प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे ना, सेम फॉर्मूला होगा उसका, सेम ये फॉर्मूला होगा, बस चेंज क्या होगा, जो टैक्स है ना वो इंटरेस्ट पे डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट के बाद टैक्स डिडक्ट हो जाता है। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड से टैक्स डिडक्ट होने की कोई सीन ही नहीं होता, तो उसमें टैक्स नहीं माइनस होता, पहली चीज़। और डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन शेयर्स पे हम क्या देते हैं, क्या इंटरेस्ट देते हैं शेयर्स पे? नहीं, तो क्या देते हैं, डिविडेंड। तो बस इस फॉर्मूले में यहाँ पे डिविडेंड कर देंगे और यहाँ से ये टैक्स हटा देंगे, बाकी ये फॉर्मूला एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स के रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला फॉर्मूले में भी ये भी फॉर्मूला एज इट इज़ सेम रहेगा, बस यहाँ से टैक्स वाला पार्ट हटा देंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह क्या लिख देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अब और देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट की जगह बस प्रेफरेंस डिविडेंड लिख दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू 100, सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं हुआ है, विद सेम लॉजिक, ठीक है। नीचे देखते हैं कॉस्ट ऑफ रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन रिडेम्पशन प्राइस प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू 100। सेम फॉर्मूला है एकदम, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत लंबे फॉर्मूले हैं और याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से इसको भी ओपन करती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपका परपेचुअल डेट और रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला, और नीचे आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्योंकि अगर आप देखो साइमल्टेनियसली नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले लेक्चर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पे। अब देखो हमें प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में पहले से पता था ना कि जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो हमें पता होता है कि 15% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या डिबेंचर्स में हम लिखते हैं ना 10% डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है जो कि हमें पहले से पता होता है, तो हम फॉर्मूला उसी पे बेस करते हैं, या तो इंटरेस्ट या तो प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन क्या इक्विटी शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड होता है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच जाता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है, आज इतना कल उतना। तो हम इसका फॉर्मूला किसके बेसिस पे करेंगे, एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। जितना हमें एक्सपेक्टेड रहेगा ना कि यार एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर इतना डिविडेंड दे देंगे, नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि मैं 500 रुपये डिविडेंड दे दूँगी, तो मैं उस 500 रुपये पे ही अपना फॉर्मूला बेस कर दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं 1 बाय 1, इसके 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं हमें। सबसे पहला क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट डिविडेंड, ठीक है।
इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। D1 का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। डिविडेंड नहीं कह रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा, क्योंकि डिविडेंड तो अभी हमें पता ही नहीं है ना नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। और PO क्या है आपका, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। देखो सबके फॉर्मूला सेम है। ऊपर हम क्या लिख रहे थे, वो पैसा जो कि हमें पे करना है सामने वाले को। यहाँ पे हमें क्या पे करना है, डिविडेंड पे करना है। यहाँ पे हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना था, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना था, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे थे अभी तक, ऊपर सब में क्या लिख रहे थे, जो हमें पैसा पे करना है, और नीचे क्या लिख रहे थे, मार्केट प्राइस। तो हमने इसमें भी नीचे मार्केट प्राइस लिखी थी, ऊपर भी हमने वही लिखा था, इशू प्राइस, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, KE इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, सिंपल। अब इसी में अगर मैं ये बोलूँ कि आपका ग्रोथ एंगल भी ऐड कर दो, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा चेंज हो जाता है बस, जो कि आपका सेकंड फॉर्मूला है दिस वन, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट ग्रोथ, कि अगर आपकी कांस्टेंट ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में तो ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स डिविडेंड होता है, ग्रोथ भी होती रहती है कि अच्छा इतने % से आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। तो अगर आपका ग्रोथ वाला मॉडल है तो सेम फॉर्मूले में बस ग्रोथ ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड मतलब सॉरी एक्सपेक्टेड डिविडेंड करंट मार्केट प्राइस और प्लस ग्रोथ। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, D1 क्या है आपका, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, प्रेजेंट वाला डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ, ठीक है। DO क्या है आपका, या D0 क्या है आपका, प्रेजेंट का डिविडेंड 1 प्लस G मतलब 1 प्लस ग्रोथ। ये करके आपका D1 या फिर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाता है। P0 आपका क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। 99% 99 क्या परसेंट, 100% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में गिवन होता है। और लास्ट है आपका ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। वैसे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भी, ठीक है। आई नो ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बट इसमें बस मैं फॉर्मूले कंप्लीट कर दूँ सारे, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्मूला देखते हैं हम, इन केस ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स वेयर फ्लोटेशन कॉस्ट इज इनकर्ड। अगर कोई नया इक्विटी शेयर अभी पहली बार इशू किया, जब हम पहली बार इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं ना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी इनकर होती है, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन और बाकी सारी चीज़ें, ब्रोकरेज वगैरह अगर कुछ दिया है तो ऐसे केस में क्या फॉर्मूला होगा इसका, अगेन द सेम फॉर्मूला, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। PO आपका क्या है, मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। यही तो हम ऊपर भी कर रहे थे ना, प्रेफरेंस डिविडेंड में भी यही किया, डिबेंचर्स में भी यही किया, कि नीचे क्या करते, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर रहे थे, इसमें मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। इसको भी मैं एक बार पूरा इसमें दे देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का। ये पहले 2 फॉर्मूले हैं और ये है आपका थर्ड फॉर्मूला, ठीक। अब इसके बाद हमें 2 कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब ये क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन शॉर्ट आंसर में आता है तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इस पर हम एक क्वेश्चन भी कल सॉल्व करके देखेंगे। तो अब देखो, पहली बात तो ये है क्या, CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, जो कि किसने दिया था, विलियम F शार्प ने दिया था और जॉन लिंटर ने दिया था। अब ये मॉडल बोलता क्या है, देखो पहले मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ अ मॉडल यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इट्स रिस्क, कि रिस्क के बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं इसके मॉडल से, ठीक है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा और ब्रैकेट में RM माइनस RF। RF क्या होता है आपका, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा इज़ योर मेजर ऑफ रिस्क, ये B नहीं है, ये बीटा है, ठीक है। RM क्या होता है आपका, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और RM माइनस RF क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो बेसिकली CAPM एक ऐसा मॉडल होता है जो आपको बताता है कि किसी एसेट, जैसे कि शेयर हो गया, तो किसी भी एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा उसके रिस्क के हिसाब से, यही चीज़ ऊपर लिखी है, ठीक है। कि इन्वेस्टर को, देखो इन्वेस्टर अगर कोई रिस्क उठा रहा है तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा, मतलब जितना ज़्यादा बीटा होगा, उतना ज़्यादा उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी होगा। ये क्या बोलता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, कि कोई भी जो एसेट होता है, जैसे शेयर है, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके रिस्क के अकॉर्डिंग कितना होगा। और जाहिर सी बात है ना, आप लोग अगर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हो या शेयर्स की थोड़ी नॉलेज रखते हो, तो आपको पता होगा ना कि शेयर्स में भी जिस पे ज़्यादा रिस्क होता है उस पर रिटर्न ज़्यादा होता है,
है, जिस पे रिस्क कम होगा उस पे रिटर्न भी कम होगा, सेम वही बात है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का हमें करना, इस पे अच्छा हम कल एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब लास्ट टॉपिक हमें आज के लिए पढ़ना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में WACC बोलते हैं। मतलब कि एक कंपनी का एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है, कैपिटल रेज करने का, कि मतलब डेट और इक्विटी सबको मिला दो तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बन रही है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बन रही है। इसीलिए इसको क्या क्या बोलते हैं, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या होता है इसका, कि अभी तो देखो हमने इंडिविजुअली देखा कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना होता है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ओवरऑल, अगर आप एवरेज निकालो पूरा डेट का भी इक्विटी का भी मिला के, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी बन रही है। इसका पर्पस क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देखो जाहिर सी बात है ना, देखो हमने एक चैप्टर पढ़ा था अभी इसके पहले, मेरे ख्याल से 4th लेक्चर में पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि आपके फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, या तो इक्विटी होती है, या तो इक्विटी होती है और या तो डेट होता है। ठीक है, अब मान लो कि आपके फर्म में 30% इक्विटी है और 70% डेट है। ठीक, हाँ, आई एम सो सॉरी, ये हाँ, तो मान लो कि आपके फर्म में 30% इक्विटी है और 70% डेट है, तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ डेट भी निकालेंगे, जो कि दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, मान लो आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है 7% और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है 9%। ठीक है, और फिर आपने देखा कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो है 8%। तो अब आपको डिसाइड करना है कि यार रेट ऑफ रिटर्न मेरा 8% है और मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, एक पे 7%, एक पे 9%। तो क्या मुझे यहाँ पे प्रपोजल पे पैसे लगाने चाहिए या नहीं, या फिर मुझे क्या यहाँ से कैपिटल रेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप कैसे डिसाइड करोगे, ऐसे तो डिसाइड कर नहीं पाओगे। तो आपको WACC निकालना पड़ता है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मान लो हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि आपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला और आपका आ रहा है 9%, और आप देख रहे हो कि आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 8%। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बैड डील। और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, मान लेते हैं 10%, देन दैट इज़ फेयर इनफ। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नथिंग बट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका डेट और इक्विटी मिला के आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रही है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, EBIT 1 माइनस टैक्स माइनस डिविडेंड टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। अब हमें EBIT डिविडेंड टैक्स सबका मतलब पता है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हम पीछे के लेक्चर्स पढ़ के आए हुए हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ फर्म एक नई चीज़ है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, उसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट मिला के वैल्यू ऑफ फर्म बनती है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, EAT अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना हमने अभी सीखा, और अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना तो हमें आता ही है, हमने लेवरेज वाली क्लास में सीखा हुआ था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और कल हम इसका एक न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें कल क्या क्या पढ़ना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अभी हमने CAPM मॉडल पढ़ा, इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई डाउट हुआ हो, आज के लेक्चर में, पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स